हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी बुक से द लास्ट लेसन। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि पहले ही लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और हमारी बुक का ये पहला लेसन है। तो इसकी थोड़ी सी समरी समझते हैं हिंदी में, उसके बाद मैं इसे टेक्स्ट बाय टेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, इसमें जो फ्रेंच नाम का लड़का है उसके टीचर हैं मिस्टर एम हैमिल। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे लड़के को फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो टीचर को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उसे डांटते हैं, काफ़ी क्रूअल हैं, वो काफ़ी हार्ड हैं। इस वजह से उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन जब ये लास्ट क्लास में बैठता है, जो लास्ट लेसन है, क्योंकि इसके बाद अब क्लास लगना नहीं है, तो ये सर के एक्सप्रेशंस, उनके इमोशंस को समझता है कि सर कितने डिवोशन, कितने समर्पण भाव से और कितने आदर के साथ वो पढ़ा रहे हैं, वो कितने लविंग हैं उस दिन बच्चों के प्रति, उन्होंने किसी को भी पनिशमेंट नहीं दिया। तो फिर इसको अपने टीचर के प्रति एक इंटरेस्ट आता है लड़के को, और फिर वो उसे पश्चाताप होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसने इतने अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा है। तो इसका एक मोरल ये भी निकाल सकते हैं हम लोग कि कई बार बच्चे टीचर को पसंद नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि उनके टीचर उन्हें डांटते हैं। पर वास्तविकता यह है दोस्तों, वो आपके भले के लिए आपको डांटते हैं। उन्हें क्या करना है, वो सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। ऐसे ही मिस्टर एम हैमिल के साथ हुआ है कि अब उनको यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाने की अनुमति नहीं है, और चूँकि ये जो फ्रेंच है लड़का, इसकी मातृभाषा फ्रेंच है लेकिन इसे आती नहीं है, इसने सीखी नहीं है, ये स्कूल में सिंसियर होकर नहीं पढ़ता है। ये देखिए थोड़ा सा जो इसकी और ज़्यादा समरी को हम यहाँ टेक्स्ट बाय टेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ से, द लास्ट लेसन इज़ बाय द ऑथर द अल्फोंस डाउटेड। अल्फोंस दाऊदेद द्वारा ये लिखा गया है। इन द लास्ट लेसन समरी, द ऑथर नरेटेड इवेंट्स अबाउट द ईयर 1870 व्हेन द फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय द बिस्मार्क लेड पर्सियन फोर्स। 1870 में जो फ्रेंच है, जो फ्रांस है, वो बिस्मार्क और पर्शियन फोर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। फर्दर मोर, इसके आगे, द लॉरेन एंड एल्सास डिस्ट्रिक्ट वेंट अंडर द पर्शियन रूल। और ये दो जो शहर हैं, कौन कौन से, लॉरेन और एल्सास, ये जो ज़िले हैं ये पर्शियन फोर्स के रूल में आ गए। देयर वॉज द डिसकंटिन्यूशन ऑफ टीचिंग फ्रेंच इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। और इन जो दो ज़िलों में फ्रेंच की पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई। अब इसके आगे फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते क्योंकि पर्शियन जो है उस पर उसको कैप्चर कर लिया पर्शियन फोर्स ने। देयर वॉज एन ऑर्डर फॉर द फ्रेंच टीचर्स टू लीव। और जो फ्रेंच पढ़ाने वाले जो फ्रेंच के टीचर हैं उनको सबको आदेश पारित हो गया कि भैया छोड़ दो, जाओ। कंटिन्यूस कंसेक्वेंटली मतलब लगातार, एम हैमिल वॉज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। अब एम हैमिल अपने स्कूल में और आगे लगातार नहीं रह पाएंगे। फिर उसके बाद है, इन स्पाइट ऑफ दिस लास्ट लेसन, उनके लास्ट, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी, द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वॉज द फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। इसके बाद भी उनका जो आखिरी जो पार्ट है, आखिरी सबक है, फुल ऑफ डिवोशन मतलब भक्ति भाव से भरा। भक्ति भाव से मतलब कहना चाहिए कि जैसे देश की भक्ति होती है ना, उसका समर्पण से भरा, और सिंसियरिटी गंभीरता पूर्वक था। वन स्टूडेंट ऑफ एम हैमिल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। जो मैंने अभी बताया था फ्रेंच नाम का लड़का, वो हैमिल सर से डरता था। देयर वॉज एन एंटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम दिस स्टूडेंट व्हेन ही केम टू स्कूल दैट डे। और ये एंटिसिपेट मतलब होता है दोस्तों पूर्व अनुमान लगाना। ये पूर्व अनुमान लगा रहा था कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसके टीचर उसे दंडित करेंगे। हाउएवर ही लर्न दैट दिस विल बी हिज लास्ट लेसन। और वो सोचता था कि जो भी हो, पर यह तो उसका आज आखिरी लेसन है। अब मारेंगे तो मारेंगे, सहन करेंगे आज, और उसके बाद तो इससे पीछा छूटेगा। सून ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। और जल्दी ही उसे उसके विषय का, उसकी विषय की महत्वता का पता चला। दिस स्टोरी शोज अस द हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर लैंग्वेज। और ये कहानी आपको बताती है कि किस प्रकार जो लोग हैं, वो बताती है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मतलब द स्टोरी शोज अस द पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर। लोग कैसा महसूस करते हैं जब उनकी भाषा उनको नहीं आती, जब नहीं पढ़ते हैं। तो अब इसका एक मतलब और है, अब पछताए होत क्या चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताने से क्या है, अब तो सर चले। तो इसलिए कहते हैं कि समय रहते ही सब चीज़ समझ लो। जैसे कि फ्रेंच नाम का लड़का, उसे कुछ समझ में नहीं आया बाद में, और अब जब सर जाने लगे तो अब बड़ा इमोशनल हो रहा है कि बड़े अच्छे सर हैं,
तो ऐसे थोड़ी काम चलता है भाई, जो सामने है तब तो पढ़ लो, बाद में तो फिर बड़ी बड़ी बातें कोई भी बना सकता है। फिर इसका जो है कंक्लूजन ये है, द लास्ट लेसन समरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। जो अंतिम अध्याय है, जो पार्ट है, वो किसी की भी भाषा के महत्व को बताता है। फॉर एनी रेस, किसी भी क्षेत्र में, एंड वाई इट इज़ क्रूशियल टू सेफगार्ड इट। किसी भी क्षेत्र में आपको बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच होती है आपकी भाषा। चलो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनके हम मीनिंग देख लेते हैं। ये वर्ड आते रहते हैं, परीक्षा में नहीं, स्टोरी के दौरान, परीक्षा में भी आ सकते हैं। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, ग्रेट ड्रीड ऑफ मतलब होता है द फियरफुल इन एंटीसिपेशन ऑफ समथिंग, किसी भी बात का पूर्व अनुमान लगा के डर जाना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ए ग्रेट ड्रीड ऑफ, अंडरस्टैंड। काउंटेड ऑन, टू रिले ऑन, ट्रस्ट ऑन समबडी और समथिंग, किसी पर विश्वास जाहिर करना, टू रिले ऑन, ट्रस्ट ऑन समबडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काउंटेड ऑन, जैसे आपने कहा आई काउंटेड ऑन हिम, ठीक है, मैंने उस पर विश्वास जाहिर किया। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस मतलब होता है वर्न और द सोल्ड एजेस कॉज्ड बाय द फ्रिक्वेंट हैंडलिंग, मतलब एक दूसरे के हाथ से एक दूसरे के हाथ में जाना, एक दूसरे में जाते जाते कोई भी चीज़ वर्षों में बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी भाषा बोलते बोलते हम उसके अलग ही मतलब निकालने लगते हैं। ठीक है, मतलब उसका बोलना ही बदल जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसको लोग प्रॉपरली नहीं बोलते हैं। ठीक है, इन यूनिसन, समथिंग हैपनिंग, यूनिशन मतलब होता है कुछ बदलाव हो रहा है कुछ, समथिंग हैपनिंग। ए ग्रेट वसल, रैपिड एक्टिव कमोशन, वसल मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार की चहल पहल, भागम भाग, हड़बड़ाहट। ठीक है, रैपिड एक्टिव कमोशन मतलब जल्दी जल्दी एक प्रकार का शोर, कमोशन। उसके बाद रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, टू एक्सप्रेस ए डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म और डिसअपॉइंटमेंट। रिप्रोच आवर सेल्फ विथ का मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, मतलब डिसअप्रूवल मतलब जो है कि जैसे खुशी का उल्टा दुख जाहिर करना, डिसअप्रूवल मतलब खुश ना होना। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है उदासी। ठीक है, रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ का मतलब है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म और डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन होता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसके आंसर काफ़ी बड़े हैं। देखो आंसर बड़े कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर पूरी घटना नहीं आएगी तो फिर आंसर देने का क्या मतलब। अगर एक बार समझ में आ जाए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। देखो, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। अब देखो उस दिन फ्रेंच ने क्या डिसाइड, क्या प्रिपेयर किया था, क्या प्रिपेयर करना डिसाइड किया था। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो क्या डिसाइड करके जाते हो। मैंने आपको बोला कि आप ऐसे याद करके आना, एप्लीकेशन याद करके आना, तो आप डिसाइड करके जाते हो कि यार आज तो याद करके जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सर पिटाई करेंगे, पूछेंगे या डांटेंगे, जो भी है। ठीक है, द डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन एंड पार्टिसिपल। तो जो फ्रेंच है वो चाहता है कि वो पार्टिसिपल तैयार करके जाए, क्योंकि सर ने कहा था मिस्टर हैड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज द अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उसने क्या नोटिस किया स्कूल में उस दिन, क्या अनयूजुअल था। दैट डे, यहाँ से देखो, दैट डे फ्रेंच नोटिस दैट द एब्सेंस ऑफ रूटीन कमोशन। ठीक है, उसने रोज की तरह आने वाले शोर को नोटिस किया कि शोर आज नहीं हो रहा है। वाई द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क ऑफ ए रिपीटिंग ऑफ द लेसन इन यूनिशन एंड। और वो क्या करता था, वाई द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क की खुलने बंद होने की आवाज़ें उसको नहीं मिली। रिपीटिंग ऑफ लेसन इन यूनिशन एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूल ऑन द टेबल, मतलब यह है कि बार बार लेसन को रिपीट करने की आवाज़ नहीं आई उसको, एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स, और जो टीचर की जो रूल है वो उसको, उसकी रैपिंग मतलब उसकी भी रगड़ और पटक की आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी। द यूजुअल हसल वसल वाज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंज स्टिलनेस। और जो रोज़ की तरह जो हसल बसल होती थी, चहल पहल होती थी, वो एक अजीब सी शांति ने
उसका स्थान ले लिया था। कुल मिला के एक अजीब सी शांति वहाँ थी। तो इस प्रकार हम यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगला है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था दोस्तों? व्हाट, ये कह रहे हैं कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो देखो, ये देखो द बुलेटिन बोर्ड, यहाँ से ये देखो, ये द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाई, उसमें नोटिफाइड किया गया था द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर, जनरल पब्लिक को नोटिफाई किया गया था और ऑर्डर दिया गया था फ्रॉम वर्लिन, किसकी ओर से? वर्लिन की तरफ से। इट स्टेटेड, ये कहा गया था, इट स्टेटेड दैट ओनली द जर्मन वाज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरियन। एल्सास और लॉरियन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अंडरस्टैंड? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट चेंजेस इज द ऑर्डर फ्रॉम द वर्लिन कॉज्ड इन स्कूल डे। वर्लिन के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसने स्कूलों में क्या बदलाव लाए? द वर्लिन कॉजन, उसका क्या, उससे क्या हुआ इन स्कूल टुडे, ठीक है, उसका क्या असर पड़ा? तो ये देखिए, द ऑर्डर फ्रॉम द वर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल। मतलब सारी की सारी जो चहल पहल को उसने क्या किया? स्थगित कर दिया। स्टैंड स्टिल मतलब रोक दिया उसको। द टीचर एम हेमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस। और जो हेमेल टीचर हैं वो अपने बच्चों के प्रति सिंपैथेटिक हो गए, मतलब सहानुभूति पूर्वक हो गए बच्चों के प्रति। एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य पूर्वक पढ़ाने लगे। इसके पहले वो डांटते होंगे, सिंपैथी नहीं दिखाते होंगे। सिंपैथी मतलब जानते हो अब क्या होता है? सिंपैथी मतलब होता है एक सहानुभूति, है ना। जब किसी का कुछ नुकसान हो जाता है तो हम उसको सहानुभूति देते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। द स्टूडेंट, यहाँ से द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। और विद्यार्थियों के साथ क्या था? वो भी मोर अटेंटिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अटेंशन के साथ पढ़ रहे थे, अटेंशन विद अटेंशन। द विलेजर्स शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर हैमिल। और जो विलेजर्स हैं वो अपना आदर और ग्रैटिट्यूड एक प्रकार से टू हैमिल, अपना आदर और सम्मान मिस्टर हैमिल के लिए दे रहे थे। रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। और उस बात के लिए वो पछतावा भी कर रहे थे। रिग्रेटेड मतलब होता पछताना, ये वाला। इस बात के लिए वो पछता भी रहे थे कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा सके। द ऑर्डर also brought about a great change in the feeling of the people toward their country and their native language। और इस प्रकार से सारा मामला ये रहा कि इस दिन लोगों के अंदर अपने देश के प्रति, अपने देश और अपनी भाषा के प्रति प्रेम जागा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज। किस प्रकार से मिस्टर हैमिल की जो फीलिंग है, हाउ डिड फ्रेंच, किस प्रकार मिस्टर फ्रेंच जो है स्टूडेंट है, इसकी फीलिंग मतलब इसकी भावनाएं मिस्टर हैमिल और स्कूल के प्रति बदल गईं। तो किस प्रकार इसकी भावनाएं बदली दोनों के प्रति? एक तो किसके, फ्रेंच की भावनाएं किसके प्रति बदली हैं, एक तो बताना है अपन को मिस्टर हैमिल के प्रति और दूसरा स्कूल के प्रति। अब देखते इसकी भावनाओं में क्या बदलाव आया। फ्रेंच वॉज शॉक्ड when M. Hamel told the students about the order from Berlin and that it was their the last French lesson। फ्रेंच शॉक्ड हो गया इस बात से जब उसे पता चला, देखो फ्रेंच इस बात से शॉक्ड हो गया जब उसे पता चला कि यह उसका आखिरी लेसन है। He forgot about his the teacher's ruler and the crankeries। He developed a fondness for Emil at the ट्रैवलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर। मतलब यह है कि उसे, जब उसे पता चला कि उसका पहला लास्ट लेसन है वह है उसके टीचर की रूल जिससे उसकी पिटाई होती थी उसको भूल गया। क्रैंक्रीस मतलब यह है कि उसके प्रति दुराभाव जो था वो भूल गया। ही डेवलप ए फॉन्डनेस, एक प्रकार से उसे लगाव उसने डेवलप हो गया सर के प्रति। एंड ट्रैवलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड, और उसका जो एक ट्रैवलिंग आइडिया ऑफ सेपरेट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर,
और उसे इसके लिए एक बड़ी तकलीफ़ भी हुई कि वो टीचर से हमेशा के लिए सेपरेट होने जा रहा है, अलग होने जा रहा है, अब वो कभी नहीं मिलेगा उनसे। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर्स वाज अंडरगोइंग। मतलब जो अंडरस्टूड, वो समझ गया उसके टीचर के अंदर जो दर्द है, ठीक है, जाने का जो दर्द है वो अच्छे से समझ गया। जो टीचर जिस दर्द से और जिस पीड़ा से गुजर रहे थे उसको हैमिल समझ गया। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर, और वह भी अपने टीचर के प्रति, गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा आदरपूर्वक और सहानुभूति जताने लगा। वह भी बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक हो गया, सिंपैथेटिक हो गया। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अभी भी हम टेक्स्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। When a people are enslaved, as long as they hold fast to the language, it is as if they had the key to their prison. जब लोग दूसरे के द्वारा गुलाम किए जाते हैं तो कब तक वे अपनी भाषा को बचा के रख सकते हैं? क्या उनकी भाषा कैदियों के लिए एक चाबी का काम करती है, की का काम करती है, एक चाबी? क्या वो अपने निकल सकते हैं प्रिजन से? सो कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री वेयर, क्या आप सोचते हैं कि इतिहास में इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? राइट, ए कन्क्वायर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। क्या इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण हैं कि उनकी भाषा लोगों को बाहर निकालने में मदद की या उन पर दूसरी भाषा थोप दी गई? तो देखो, मदर टंग हेल्प्स ए पर्सन टू एक्सप्रेस द फीलिंग एंड थॉट मोस्ट लूसिडली एंड इंटीमेटली। किसी की भी जो मातृभाषा है वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। लूसिडली, बड़े मज़े से, इंटीमेटली, और निश्चित रूप से इंटीमेटली। कन्क्वायरर्स ट्राई टू सबड्यू एंड कंट्रोल, और जो जीतते हैं, जो हरा देते हैं, और ट्राई टू सबड्यू एंड कंट्रोल द पीपल ऑफ द enslaved टेरिटरी by enforcing many measures such as the use of the force to crush the dissent and imposing their own language on them। तो जो लोग कन्क्वायरर, जो लोग हरा देते हैं दूसरों को, हारे हुए लोगों पर दूसरी जो जीती हुई जो टेरिटरी होती है वो अपनी भाषा उन पर बलपूर्वक थोपते हैं और वो उनकी खुद की भाषा को नीचे दबाने का काम करते हैं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये देखो, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल द victorious the nations have imposed their language on the conquered people and taken away their own language from them. The Romans conquered many part of Europe. The Roman conquered many part of Europe and रोमन ने यूरोप के कई हिस्सों में कब्जा किया था। एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज को बदल डाला था अपनी भाषा से, सच एज द लैटिन, और स्पेनिश वहाँ लागू कर दी गई थी। इसी प्रकार द मुस्लिम इन्वेंडर्स, मुस्लिम घुसपैठियों ने भी यही किया था। इम्पोज्ड अरेबिक ऑन पर्सियन इन द कंट्री ऑफ एशिया ओवर पावर्ड बाय देम, मतलब उन्होंने अपने पावर से इसमें उनकी भाषा भी थोप दी थी। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी द प्राइड ऑन वंस लैंग्वेज टू फॉर, क्या संभव है कि अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा समय तक गर्व किया जा सकता है? डू यू नो द व्हाट लिंग्विस्टिक चैवनिस मीन्स, आप अपनी भाषाई, जिसे कहते हैं कि एक भाषा की एक स्पेशलिटी है, जिसे कहते हैं एक, जैसे अपन कहते हैं ना अपने धर्म को ही लोग महान बताते हैं, तो इसी प्रकार आप जानते हो कि भाषाई उसे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता, कि अपनी भाषा धर्म को महान बताते हैं। इसी प्रकार एक लिंग्विस्टिक चवनिज़्म जो है वो भी वही है कि भाषा को महान बताना, अपनी भाषा को ही सब कुछ मानना। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो इसमें क्या लिखा है, लिंग्विस्टिक चैवनिज्म मीन्स एन एग्रेसिव, मतलब बलपूर्वक, एंड एन अनरीजनेबल बिलीफ, एक असाधारण विश्वास, दैट योर ओन लैंग्वेज इज अ बेटर देन ऑल अदर्स, दैट शोज एन एक्सेसिव और प्रेजुडिस सपोर्ट फॉर वंस ओन लैंग्वेज। मतलब अपनी भाषा में ज़बरदस्ती का एक सुपीरियरिटी बताना कि हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार हैं, और एक प्रेजुडिस, एक पूर्वाग्रह पैदा करती है, सपोर्ट फॉर वंस ओन लैंग्वेज, और जो अपनी भाषा को एक सपोर्ट पैदा करती है। समटाइम प्राइड ऑन वंस ओन लैंग्वेज गोज़ टू फॉर एंड
the linguistic enthusiastic can be easily identified by their extreme zeal for the preservation and spread of their language। और इस प्रकार से अपनी भाषा के प्रति अधिक उत्साह इस बात का घोतक है, इस बात से कोई भी परिचित हो जाता है कि यह अपनी भाषा को, इनको जो एक्सट्रीम झील, इसका मतलब होता है उनको बहुत ज़्यादा उत्साह है, एक चाहत है कि उनकी भाषा सारे देश में सब जगह फैल जाए, जो अपनी भाषा को बलपूर्वक थोपना चाहते हैं। इन देयर एंथुजियाज्म, लव एंड सपोर्ट फॉर देयर ओन लैंग्वेज दे टेंड टू फॉरगेट अदर लैंग्वेज। और इस वजह से वो क्या करते हैं, उनके अति उत्साह और अपनी भाषा के प्रति इतना गहरा लव, दूसरी भाषा को वो भुला देते हैं। टू हैव देयर ओन मेरिट्स अदर लैंग्वेज टू हैव देयर, और दूसरी भाषा के जो अपने महत्व हैं उनको भी वो भुला देते हैं। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर बिहाइंड दैम, और इसके पीछे दूसरी भाषा में कितनी पुराना इतिहास है, कितना इतिहास है और क्या अच्छा साहित्य है, इस बात को भुला देते हैं सिर्फ अपनी भाषा को महत्व देने के चक्कर में। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द यूनिटी एंड द विनिंग ओवर अदर्स फ्रेंड्स, हैविंग द एक्सेसिव प्राइड इन वंस वन लैंग्वेज क्रिएट्स इल विल एंड डिसइंटीग्रेशन। और अपनी भाषा के प्रति ज़्यादा गर्व करना और ज़्यादा अटैचमेंट करना भी दूसरी भाषा के प्रति दुराभाव पैदा कर देता है। इल विल मतलब एक प्रकार का दुराभाव होता है, एंड डिसइंटीग्रेशन, और उसका मतलब महत्व कम कर दें। द स्टिफ रेसिस्टेंस टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब यह है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया है। स्टिफ रेसिस्टेंस टू द एक्सेप्ट ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज बाय द साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ द फियर ऑफ बीइंग डोमिनेटेड बाय हिंदू एंथुजियास्टिक। हिंदू जो अति उत्साही लोग थे, उन्होंने अब हिंदी को पूरे देश में लागू किया एज अ नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा। द रिजल्ट इज़ दैट वन इंडिया रिमेन्स ओनली ए स्लोगन्स, परंतु यह वास्तव में भारत में एक स्लोगन ही रह गया, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते, ठीक है। तो उन्होंने, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, उन्होंने स्वीकार तो किया कि हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया बाद में, डर के कारण शुरू में उन्होंने स्वीकार कर लिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।